कि देखिए आप अपनी बच्ची का अच्छे से ध्यान रखिए, लव रिलेशनशिप में है तो ये उसके साथ चली जाएगी। करीना कपूर है वो भी विवाहित हो, उनके 2 विवाह की ये प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए, कभी डेथ प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। ये वर्ष 2025 की अगर हम बात करते हैं ना, बहुत सारे दुर्घटनाएं होने के चांसेस हैं। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतो मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशाय मित्राणाम उद्योतभवः। हमारे शास्त्रों में हर चीज का समाधान हाँ, समाधान सब चीजों का है। शनि कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, न्याय के देवता है और न्याय ही करते आए हैं और न्याय ही करेंगे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, जब भी आप देख रहे हैं ये पॉडकास्ट। दिस इज भाभी शर्मा और आप देख रहे हैं जेवीएम बैठक। ये एक ऐसी बैठक है जहाँ होती है बहुत सारी कॉन्वर्सेशन और ज्ञान की बातें, बट विथ वन गारंटी दैट यू आर गोइंग टू लव इट। सो वेदर यू आर चिलिंग एट होम और ड्राइविंग और कुछ अच्छा सुनना था, यू आर वॉचिंग अ राइट वीडियो। और हाँ, ये फर्स्ट एपिसोड है जेवीएम बैठक का। So stay tuned till end because this is going to be very interesting. और हमारी फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट गेस्ट है, ओके, लेट मी गिव यू अ हिंट। एक ऐसे इंसान जो आपको ये बोल सकते हैं कि आपका टाइम अच्छा चल रहा है। सो वेलकम वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर पंडित नीलमणि शास्त्री जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, जय सीताराम। पंडित जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि आपके गुरुजी कौन थे और आपने कैसे सीखा और कहाँ से शुरुआत हुई? देखिए जो हमारे गुरुजी है, वैसे तो हम गुरुजी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हम हमारे गुरुजी को शास्त्री जी के नाम से बताते हैं। तो शास्त्री जी मेरे गुरुजी हैं और जो हमारी ज्योतिष की परंपरा है, कर्मकांड की जो परंपरा है, ये बहुत यानी कि बहुत पुरानी है। ये वेदों से ही परंपरा चल के आ रही है। और जो हमारे गुरुजी हैं, हम रामानंदीय संप्रदाय से आते हैं और रामानंद संप्रदाय की जो परंपरा है वो लगभग 700 वर्षों पुरानी है, जो रामानंदाचार्य जी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे गुरुजी की परंपरा, तो ये हमारी जो आचार्य हैं वो 47वें आचार्य हुए हैं। हम अनंतानंदाचार्य जी की परंपरा से आते हैं। ओके। तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि जैसे कि आजकल एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। आजकल हर एक इंसान एस्ट्रोलॉजर के पास जाके ये पूछना चाहता है कि मेरा भविष्य क्या है, मेरा इस चीज में कितना आगे स्कोप है। तो उस चीज को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए एस्ट्रोलॉजी ट्रेंड में तो है ही है, इसके नुकसान भी है तो इनके फायदे भी हैं। कई बार क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी को लेकर के लोग फायदा उठाना चाहते हैं कि मैं क्या ही करूं और मेरा करियर कैसा होगा, मैरिज कैसी होगी और बिजनेस करना चाहिए कि जॉब करना चाहिए, इन सब चीज़ों पर डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन इनका कई बार लोग फायदा भी गलत उठा लेते हैं। एक होती है सामुद्रिक शास्त्र, जिसके अंदर आता है फेस रीडिंग। तो किसी की फोटो लेकर के और दूसरे के बारे में पूछना, तो एक तरीके से ये भी आजकल ट्रेंड में चल रहा है। बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पूछ लेता है या फिर कोई अफेयर के लिए पूछ लेता है कि कोई भी पार्टनर है आपस में, मैन या फीमेल जो भी है, तो दोनों ही पूछ लेते हैं। तो ये भी एक तरीके से गलत तरीका है ये पूछने का। तो ये नुकसान वाला काम भी हो जाता है और ये फ़ायदे वाला काम भी है कई बार। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज के युग में ज्योतिष जो है ट्रेंड में है, तो इसे लोग सही तरीके से समझ रहे हैं या सिर्फ शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं? देखिए शॉर्टकट ही चाह रहे हैं लोग। अगर किसी को कुछ पता लग गया है कि इन द फ्यूचर मैं विदेश कब जाऊँगा, कोई भी जो प्रेडिक्ट करवाने आ रहा है उसको पता लग गया है कि मैं विदेश 6 महीने बाद जाऊँगा, 1 साल बाद जाऊँगा, तो वो रेमेडीज़ चाहता है कि ये 6 महीने बाद जो काम होने वाला है, कोई ऐसी रेमेडी मिल जाए जिससे कि हम जल्दी से जल्दी विदेश चले जाएँ। 6 महीने बाद जो काम होने वाला हो 1 महीने में हो जाए। तो ये एक तरीके से गलत है। हालाँकि ट्रेंड में बहुत अच्छे से चल रहा है एस्ट्रोलॉजी और इसके फ़ायदे भी उठाते हैं। लेकिन रेमेडी कर लेने से समय बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ जाता है। जो चीज़ें होनी है वो उसी टाइम पे होगी। लेकिन कई बार चीज़ें, कोई दुर्घटना या फिर आकस्मिक चीज़ें जो होती है ना, उसमें थोड़ी-सी राहत मिल जाती है, ऐसा है। पंडित जी, क्या आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें बहुत ही लाइफ का एक बड़ा इंसिडेंट आपने पता लगाया हो, प्रिडिक्ट किया हो कब? देखिए अभी लास्ट वीक ही एक मेरे पास कुंडली दिखाने के एक मदर आई थी। तो उन्होंने ये पूछा कि नेक्स्ट 3 मंथ में हमने अपनी गुड़िया की शादी करनी है, हाँ। तो क्या करें? तो तब मैंने जब प्रेडिक्ट किया उसकी कुंडली को और फेस रीडिंग करके देखा, तो मैंने उनको बहुत अच्छे से बताया कि देखिए आप अपनी बच्ची का अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि आप सोच रहे हैं शादी करने की और ये किसी और लड़के के साथ में अभी लव रिलेशनशिप में है, तो ये उसके साथ चली जाएगी।
और वो ऐसा ही हुआ कि वो वीक खत्म होते-होते वो उस लड़के के साथ चली गई। तो मतलब ये सब चीजें भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हाँ, हैं। बहुत कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट की जाती है। यानी कि लाइफ़ की 99% चीज़ें प्रेडिक्ट की जाती है। लेकिन जो हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं ना, वो 99% बिल्कुल सही भी होता है और कई बार लोग उसका गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं, ऐसा भी। हम्म। तो पंडित जी जब भी आप चार्ट देखते हैं, बर्थ चार्ट, तो सबसे पहली चीज क्या देखते हैं उसमें? देखिए चार्ट में जो होता है वो 12 भाग होते हैं, ठीक है? 12 भावों के अंदर देखा जाता है। तो सबसे पहले जब हम किसी आदमी को देखते हैं, किसी स्त्री को देखते हैं, तो उसके चेहरे पर ही जाता है हमारा जो ध्यान जाता है उसके चेहरे पर ही जाता है। तो लग्न कुंडली का जो भाव होता है ना, वो चेहरा जो होता है, वो लग्न ही होता है, यानी आप पहले भाव को ही देखते हैं और उसी से लगभग 80% प्रेडिक्शन कर देते हैं। फिर सेकंड भाव में दंत देखते हैं, तीसरे भाव में परिवार को देखते हैं, भाई वगैरह देखते हैं, चौथे भाव में माता और परिवार को देख कर के वो माता देखते हैं, भवन देखते हैं, 5वें भाव में शिक्षा देखते हैं। इस तरह से 12 भाव में सब कुछ देखा जाता है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी से जो प्रिडिक्शन है उसका प्रोसेस अगर आप हमें और कुछ डिटेल में बताना चाहें। देखिए, वैसे तो एस्ट्रोलॉजी में केवल जन्म पत्रिका ही नहीं होती है। ज्योतिष में कि केवल एक जन्म पत्रिका को ही मान करके ज्योतिष चल जाए, क्योंकि ज्योतिष का जो भाग होता है ना, वो नक्षत्र है, करण है, योग है, ये सब तो है ही है। बाकी मुहूर्त मुहूर्त भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है मुहूर्त को नहीं मान करके, लग्न को नहीं मान करके और चौगड़िया के बेस पर ही बहुत सारे काम किए जाते हैं। अगर हम बात करें विवाह से रिलेटेड अगर हम बात करें और बहुत ज़्यादा से अभी विवाह के ऊपर अगर हम बात करते हैं ना, तो डाइवोर्स बहुत ज़्यादा से हो रहे हैं और उनका एक मेन रीज़न यही है कि लग्न में कोई काम नहीं किया जाता। विवाह के लिए सबसे मेन जो काम करना है वो लग्न में ही करना है। और पंडितों की कोई बात मानता नहीं है आजकल। क्योंकि अभी मैं अगर कहूँगा तो ये कैमरामैन जो बैठे हैं वो भी नाराज़ हो जाएँगे। तो कैमरामैन की और एक जो बैंड बाजे वाले हैं, वो पूरा टाइम कवर कर लेते हैं। हाँ। और जो टाइम होता है शादी का, फेरे का जो रियल टाइम है ना, वो निकल जाता है। और फिर बाद में चौकड़ियाँ देख-देख करके करते रहे तो फिर तो सत्यानाश होना ही होना। अच्छा, तो मतलब शादी के अंदर चौगलिया नहीं देखा जाता है। नहीं, शादी में चौकड़िया का कोई महत्व ही नहीं है। चौकड़िया अलग चीज़ों के लिए होता है। लेकिन लग्न की बहुत बड़ी महत्वता है। लग्न में देख कर के ही विवाह संस्कार करवाना चाहिए। अगर लग्न दिन का आ रहा है तो दिन में करो, रात्रि का आ रहा है तो रात्रि में करो, ठीक? दोनों समय करने का विधान है और उसी विधान से कर्म करना चाहिए। ये तो आपने हमें बहुत मेन कारण बता दिया है जो आजकल शादियां नहीं चल पा रही है उसका। अच्छा, सूर्य राशि, चंद्र राशि और लगन राशि में क्या डिफरेंस है? देखिए, सूर्य राशि, चंद्र राशि और लगन राशि, लग्न तो 12 होते हैं, ठीक है ना? जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और ये ऐसे करके पूरे 12 होते हैं, जो राशियाँ होती हैं वो सारी 12 लग्न होती हैं। इसी तरीके से अगर हम सूर्य राशि की बात करते हैं, तो एक बार में पूरे महीने में 1 बार सूर्य परिवर्तन होता है। लेकिन चंद्रमा है वो सवा 2 दिन में बदलता है। चंद्रमा का जो राशि परिवर्तन का समय होता है, वो सवा 2 दिन में ही बदलेगा। बाकी जो सूर्य की राशि है वो हर महीने बदलती है और लग्न हर 2 घंटे में बदलता है। हम्म। अच्छा, क्या हम किसी की कुंडली देखकर उसकी मृत्यु का प्रिडिक्शन कर सकते हैं? हाँ, मृत्यु का प्रेडिक्शन किया जा सकता है और हालाँकि अभी कलयुग में नहीं करना चाहिए। कई प्रेडिक्शंस ऐसे हैं जिनको नहीं करें तो बहुत अच्छा है। जैसे कि लड़का होगा कि लड़की होगी, इसके ऊपर कभी प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ, और कब मरेगा ये भी नहीं बताना चाहिए। एक मेरे एक्सपीरियंस में मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे सुबह-सुबह कॉल किया लगभग 7 साढ़े 7 बजे। मैं पूजा वगैरह से कर्म से फ्री होकर के मैंने उनका फ़ोन उठाया जब बोला कि उन्होंने बोला कि मैं एक कुंडली बेच रहा हूँ, तो इसको प्रेडिक्ट करके बताओ कि क्या स्थिति है। तो जब मैंने उनको प्रेडिक्ट करके देखा तो मैंने बोला कि अभी ये कहीं हॉस्पिटल में है क्या? बोले पंडित जी ये रात को उनको पेट पे लग गई है बच्चे को और ये हॉस्पिटल में है। तो मैंने आप इसको हॉस्पिटल से बाहर निकाल लीजिए, ये वेंटिलेटर पे डॉक्टर ने बताया होगा। बोले हाँ पंडित जी वेंटिलेटर बताया। मैंने इसके पास 10 से 15 मिनट बचे हैं अब समय का। क्योंकि उसके अष्टम भाव के अंदर चंद्रमा अष्टम का आ चुका था और मृत्यु मारक ग्रह चल रहा था। मतलब बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट करने के बाद लगभग मुझे उसमें देखने में 15 से 20 मिनट लगी, लेकिन मैंने उनको सब बता दिया कि 10 से 15 मिनट में आप इसको बाहर ले लीजिए और जैसे ही 10 से 15 मिनट बाद में उसने अपना प्राण त्याग दिया। इसके बारे में मुझे बहुत दुःख हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं अपने गुरुजी के पास इस बारे में जाकर के चर्चा भी किया तो उसका प्रायश्चित का भी जो विधान था वो भी हमने किया। अच्छा। लेकिन नहीं किया जाता है, लेकिन वो मेरे बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड थे इसलिए मुझे बताना बहुत ज़रूरी हो गया था। हम्म। तो ये प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए कभी भी, डेथ प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। कई बार किसी इंसान को अगर कोई डिसीजन लेना हो और पॉसिबल नहीं हो कि किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछे,
तो ऐसा कोई उपाय है जिससे अपनी कंफ्यूजन दूर करके अच्छे से डिसीजन ले सके? जी, देखिए ऐसा होता है, एक तो स्वर ज्ञान होता है, 3 चीज़ होती हैं। हुँ, स्वर ज्ञान हो गया, दिशाशूल हो गया हुँ, और शगुन शास्त्र हो गया। अगर कहीं पर जाना है तो दिशाशूल का ज्ञान होना चाहिए कि आज सोमवार है तो पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी है और इस तरीके से गुरुवार है तो दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी है। इस तरीके से दिशाशूल का ज्ञान रख कर के और अपनी यात्रा करनी चाहिए। सबसे मेन तो ये हो गया और दूसरा अगर हम देखते हैं, स्वर ज्ञान होता है। अपनी नासिका के आगे अपना हाथ रखें और कौन-सा वाला स्वर चल रहा है, बायाँ चल रहा है, दाहिना चल रहा है, इस चीज़ का ज्ञान लेकर के और शुभ और अशुभ का ज्ञान ले लेना चाहिए। इसके अलावा मैंने बताया आपको शगुन शास्त्र का। अगर घर से बाहर निकलते ही हमें कोई भी ऐसा अपशगुन चीज़ें दिख जाती है, हुँ, जैसे कि हम मान लें कि कोई ऐसी स्त्री दिख जाती है जिसने श्रृंगार नहीं किया हो या फिर विधवा हो, तो उसमें अपना कार्य की असफलता मानना चाहिए। या फिर कोई गाय या फिर गाय, बैल वगैरह दिख जाए, तो उसमें हमें सफलता माननी चाहिए। कोई बच्चा रोता हुआ दिख जाए, तो हमें सफलता माननी चाहिए। ऐसे शगुन शास्त्र का थोड़ा-सा विधान है, उसको थोड़ा-सा अध्ययन करके और निकलें तो बहुत अच्छा रहता है। कोई कलश मिल जाए, भरा हुआ कलश मिल जाए, जैसे विवाह संस्कार में या फिर किसी यात्रा में जाते हैं, तो लोग देख लेते हैं तो उसके अंदर कुछ पैसा वगैरह भी डालते हैं या फिर जो तोरण का क्रम होता है, तो उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि उसके अंदर भी कुछ पैसा डाला जाता है। तो ये शगुन की चीज़ होती है। इसके अलावा कोई कन्या दिख जाए या फिर कोई वेद पाठी ब्राह्मण दिख जाए या फिर कोई बच्चा स्कूल जाता हुआ मिल जाए, तो ये शगुन की चीज़ है, ये सफलता लाती है कार्य के अंदर, ऐसा होता है। हुँ। अच्छा, अगर मैं ये पूछूँ कि आपके पास सबसे ज़्यादा किस ऐज के लोग आते हैं? देखिए, वैसे अगर हम बात करते हैं ना ऐज की, तो सब आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी की टाइम पे आ रहा है, तो लगभग 13 साल से लेकर के और लगभग 27 साल तक के लोग ज़्यादा आ रहे हैं और उनका ट्यूशन जो होना चाहिए ना, वो रियल में क्वेश्चन्स नहीं होते हैं। वो उनके प्रश्न नहीं होते, प्रश्नों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। अगर आज से 10 साल पहले का देखता हूँ ना, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन्स होते थे, बच्चों के भी और इन 25, 27, 30 तक के लोगों की करियर से रिलेटेड। लेकिन अब आजकल रिलेशनशिप से ज़्यादा बात करते हैं। जो 13 साल का एक बच्चा या फिर वो लड़की है, वो इसी बात पर ज़्यादा बात करती है। अच्छा। तो रिलेशनशिप वाला इसमें देखिए फैमिली के भी बहुत सारे कारण हैं। फैमिली भी इसमें सपोर्ट नहीं कर रही है ना बच्चों को, क्योंकि फैमिली भी अपने फ़ोन्स में और चीज़ों में बिज़ी हो जा रही है और बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देती है ना। तो इस वज़ह से कि यही रीज़न हो जाता है कि वो फिर किसी न किसी से कंसर्न करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है मेरे लिए। तो और कोई भी हो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक से ज़्यादा रिलेशन में रहता है, तो वो फिर अपना कन्फ्यूज़न कहीं न कहीं दूर करता है। तो ये तो रही अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड बात। बाकी करियर से रिलेटेड भी लोग आते हैं, लेकिन वो 5 से ऊपर वाले हैं सब, अच्छा। करियर की अगर बात करते हैं तो। और बाकी बिज़नेस के लिए भी बहुत होते हैं, मैरिज से रिलेटेड भी आते हैं, ऐसे बहुत सारे पर्सन्स होते हैं। अच्छा, अगर शादी की बात करी जाए, तो शादी में कुंडली मिलाने को क्यों सही माना जाता है? मतलब ये ज़रूरी है? कुंड देखिए, अगर आपने मान लिया है कि कुंडली मिलानी है, तो फिर मिलाइए। अगर नहीं मिलानी है और नाम से ही करके गुण मिलान वगैरह करके और विवाह कर लेना है, हुँ। तो फिर वो ऐसा कर लीजिए। अगर मानते हैं कि हमें कुंडली मिलानी है, तो उसके सारे नियमों को निभाना होगा। अगर कुंडली के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का दोष आ रहा है, वर की कुंडली में या फिर वधू की कुंडली में, दोनों में से किसी के भी दोष हो, तो बहुत अच्छे से मिला करके उस दोष का निवारण करना चाहिए। अगर नहीं मिलाते हैं, तो फिर आराम से जैसे विवाह कर रहे हैं वैसे कर लीजिए, कोई दोष नहीं। लेकिन मिलाएँगी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिर। देखिए क्या होता है कुंडली मिलाने से, मैंने पहले भी बताया, तो कुंडली मिलाने से क्या होता है कि उसके जीवन का सब कुछ पता लग जाता है कि आगे कब विदेश जाएगा, कैसा करियर होगा, संतानें कब होगी, ये सब चीज़ें मिल जाती है उसमें। ये सबसे मेन है। तो मतलब अगर गुण नहीं मिलते हैं, तो शादी नहीं करनी चाहिए? नहीं ऐसा नहीं है, गुण नहीं मिलते हैं, तो हमारे लिए क्या है, हमारे शास्त्रों में एक विधान बताया है। हमने अगर लड़का या लड़की पसंद कर लिया हो, लड़की अगर पसंद आ गई हो, लड़की के लिए ये, किसी को लड़की पसंद आ गई हो, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, लड़की का नाम परिवर्तन कर दीजिए। अच्छा। हाँ, अगर लड़की का नाम परिवर्तन कर दिया जाता है ना, क्योंकि विवाह एक तरीके से उसका दूसरा जन्म मान लिया जाता है। क्योंकि वो दूसरे घर में जाकर के अपने गृहस्थ जीवन को अपनाती है और वहाँ जाकर के अपनी जीवन यापन करती है। तो दूसरा जन्म हुआ और वहाँ पर और कई बार परंपरा भी है, जैसे गुजराती परिवार में, सिंधी परिवार में ऐसी परंपरा है कि वो अपनी बहू का नाम परिवर्तन करते हैं। तब ये परंपरा निभा ही रहे हैं, तो फिर नाम परिवर्तन करके भी किया जा सकता है। मतलब हमारे शास्त्रों में हर चीज़ का समाधान। हाँ, समाधान सब चीज़ों का है। हाँ। और जिन चीज़ों का परिहार करना चाहिए, उनका परिहार भी करना चाहिए। किसी का अगर नाड़ी दोष, भ्रूण दोष है, तो उसका निवारण करवा करके ही विवाह करवाना चाहिए। नहीं तो फिर देखिए,
सबसे मेन जो होता है वो विवाह का मानिए तो एक तो गृहस्थ जीवन बहुत अच्छे से चलना चाहिए और वंश की वृद्धि होनी चाहिए। ये अगर दोनों ही नहीं होंगे, गृहस्थ जीवन भी नहीं चलेगा और वंश की वृद्धि भी नहीं होगी ना, तो फिर विवाह संस्कार सफल नहीं माना जाएगा। ये है तो फिर दोनों का निर्वहन करके, परिहार करके दोष होगा और विवाह संस्कार करें तो बहुत अच्छे से निकलता है। अगर इसी बारे में हम बात करें, मांगलिक दोष के बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, अभी अपन ने जो बात करी है कुंडली के लिए, तो वही मांगलिक दोष वाली बात ही है। अगर किसी के मांगलिक दोष है ना, तो ज़्यादातर तो मांगलिक दोष का कहीं पर अच्छे भी रहता है मांगलिक दोष और कहीं पर गलत भी रहता है। अब अगर मैं बात करूँ ना तो ऐश्वर्या राय है, उसका उनको भी मांगलिक दोष है, अच्छा। ठीक है ना? तो और जितना मैंने प्रेडिक्ट किया था, तो करीना कपूर है, वो भी मांगलिक दोष है, उनके 2 विवाह के योग हैं, अच्छा। ठीक है? हुँ। तो इन्होंने भी अपने विवाह को अच्छे से बनाए रखने के लिए तो और उस टाइम पे जब ऐश्वर्या रॉय का विवाह हुआ था, उस टाइम पे न्यूज़पेपर्स में बहुत अच्छे से चला था कि ये दोनों मांगलिक है, तो उसका परिहार भी बहुत अच्छे से किया था। तो उसके बाद से विवाह संस्कार भी अच्छे से चल रहा है, गृहस्थ जीवन भी अच्छे से चल रहा है। तो विवाह संस्कार को निभाने के लिए इसके सारे परिहार करने चाहिए अगर मांगलिक है तो। ऐसे नहीं कि चलो ठीक है, कोई कई बार ऐसा कह देते हैं कि 25 ऐज हो गई, 35 ऐज हो गई, इसके बाद में मांगलिक दोष नहीं लगता है। वो किसी-किसी कुंडली में ही नहीं लगता है, क्योंकि कोई दशा काल ऐसा आ जाता है, जैसे शनि की दशा आ गई या फिर किसी ऐसे ग्रह की दशा आ गई, जो मांगलिक दोष को कम कर रहा है। उस दशा काल के अंदर हम अगर विवाह करवा देते हैं, तो मांगलिक दोष नहीं लगेगा। अच्छे से कुंडली को प्रेडिक्ट करके और अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिल करके, ऐसे नहीं कि केवल जिसको केवल कुंडली देखना आता हो और उसके पास जाकर के हम अपनी ज्योतिष की चर्चाएँ करें, कभी नहीं जाना चाहिए ऐसे लोगों के पास, कभी भी नहीं। जिसको बिल्कुल पूर्ण रूप से ज्योतिष का ज्ञान हो, मुहूर्तों का ज्ञान हो, हर तरीके से, केवल कुंडली देखना ही ज्योतिष नहीं मैंने पहले बताया। बहुत अच्छे से ध्यान दे करके कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करके और सारे उपाय करके हुँ। और फिर विवाह करना चाहिए। नहीं तो फिर दोष का तो फिर अलग से निकलता है रिजल्ट। हुँ। अच्छा, बहुत लोगों के साथ एक प्रॉब्लम आती है और आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है कि लाइक वो 25 से 30 साल, इससे भी आगे उनकी एज हो जाती है, फिर भी उनकी शादी नहीं होती है। तो ये कोई दोष है या ये कोई अ, ऐसा कुछ अपने शास्त्र में या अपनी ज्योतिष ज्ञान में आपको कुछ याद आ रहा है? नहीं, देखिए इसमें कोई दोष नहीं है। हुँ। पहली बात तो सरकारी नियम ये है कि 18 और 21 वाला है पहली बात तो। बाकी करियर पर फ़ोकस करते हैं और इसके अलावा रिलेशनशिप में चले जाते हैं और बाकी घरवाले ध्यान नहीं देते। अगर घरवाले सही टाइम पे ध्यान दें, जैसे ही लड़की 18 की हुई, 20 की हुई, उसका अगर समय से विवाह करा दें, तो बहुत अच्छे से विवाह चलेगा। अगर विवाह समय पर नहीं करवाया जाता ना, उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर मान लीजिए किसी की एज 35-40 हो गई है और उसका अगर आप विवाह कराओगे ना, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। गृहस्थ जीवन बहुत मुश्किल से चलता है। क्योंकि आम खाने के टाइम पर अगर आम नहीं खाएँ और सर्दियों में आम खाया जाएगा ना, तो उसका वो रस नहीं मिल पाएगा, वो आनंद नहीं मिल पाएगा। तो समय पर सब काम हो, बहुत अच्छा होता है। अच्छा, 2025 को अगर आप देखें तो आप ज्योतिष के दृष्टिकोण से क्या अलग कुछ बताएँगे? तो देखिए, वर्ष 2025 की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये मिला-जुला वर्ष है और इसमें बहुत सारे दुर्घटनाएँ होने के चांसेस हैं। अभी तो महीने 6 ही निकले हैं और अभी तो टाइम और आगे जाने वाला है। तो ये आगे वाला जो टाइम है ना, हुँ। ये भी बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा। क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे ग्रहों के परिवर्तन आ रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। हर किसी को परेशानी आएगी, चाहे किसी भी राशि का व्यक्ति हो। या तो कर्जा बढ़ेगा, सेंसेक्स को देखते हैं या फिर शेयर मार्केट को देखते हैं तो उसमें भी डाउन आएगा। बाकी विस्फोट वगैरह होने का और युद्ध वगैरह होने के ये बहुत सारे योग बन रहे हैं इस बार। बात करें एस्ट्रोलॉजी की, तो एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई मिसकंसेप्शन है जो लोगों के मन में है, जो गलत धारणा अगर हम बात करें आपसे? हाँ, गलत धारणा तो ज्योतिषाचार्यों ने निकाली है। सही-सही बात यही है। चाहे मैं खुद भी ज्योतिष आचार्य किया है, लेकिन सही बात ये है। हुँ। एक होता है काल सर्प दोष, हुँ। ठीक है ना? वो एक तरीके से प्रेडिक्ट किया जाता है, ये काल सर्प दोष होता है। हुँ। बल्कि अगर शास्त्री हो या फिर आचार्य हो या फिर प्रवेशिका हो या फिर कोई सी भी पुस्तिका हो हमारी, हुँ। जिससे हमने शिक्षा ग्रहण करी है, उसके अंदर 1990 से लेकर के और आज तक की, क्योंकि मैं अगर हमारे पिताजी की पुस्तकें भी देखता हूँ, उससे पहले के हमारे गुरुजी की जो किताबें हैं, पुस्तकें देखता हूँ, तो उन पर भी कहीं पर काल सर्प योग नहीं आया है।
अच्छा। ऐसा है ही नहीं कभी। हुँ। तो ये काल सर्प दोष है ना, एक तरीके से मिथ्या मतलब झूठा है, इसको नहीं मानना चाहिए। अगर कोई कहता है कि काल सर्प दोष है, तो एक तरीके से केवल पैसे कमाने का ज़रिया है और कुछ नहीं। हाँ, हालाँकि उसमें जो प्रयोग किया जाता है ना कि राहु केतु के जाप कर दिए और भगवान शिव की स्तुति करके, रुद्र पाठ करके, पार्थिव शिवलिंग बना करके, इस तरीके से अर्चन करके, इसमें लाभ तो कुंडली में मिलता ही मिलता है, हानि नहीं है। लेकिन एक तरीके से एक प्रोपेगेंडा बना दिया जाता है कि ठीक है, इसको कालसर्प दोष है, इसका एक्सीडेंट होने वाला है या फिर कुछ। कालसर्प दोष होता नहीं है, बाकी एक्सीडेंट होने वाला है या फिर कुछ और अलग से होने वाला है, तो उसके लिए कोई ना कोई बात बनती है, तो उसमें कोई और दोष होगा, कालसर्प दोष नहीं। राहु करेगा, केतु करेगा, लेकिन कालसर्प दोष जब हुआ ही नहीं है, इसकी उत्पत्ति ही नहीं है, तो वो कहाँ से फिर पैदा करेगा? आपको मैं बताना चाहूँगी कि मुझे भी किसी ने ये बोला था कि मेरे अंदर भी काल सर्प दोष है। ये एक झूठ है अगर आपको किसी ने कहा है तो। अच्छा, ठीक है। अ, अच्छा, अगर हम बात करें, आजकल लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उसका फल उन्हें नहीं मिल पाता है। जैसे करियर की भी अगर बात करें तो बच्चों को अ अ, उसका एक ग्रोथ नहीं दिख पा रही है, तो उसका कोई उपाय या रेमेडी अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, क्या होता है जो बच्चे हैं या फिर कोई भी है जो अपनी कामों में लगा हुआ है, तो उसको क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्यों सफलता नहीं मिल पाती है, इसके अंदर सबसे मेन कारण होता है, वो ओवरलोड हो चुका है। सबसे मेन तो ओवरलोड हो चुका है। तो सबसे बेस्ट उपाय है कि अपने विश्वास, आत्मविश्वास को जगाएँ, सबसे काम। और आत्मविश्वास को जगाने के लिए सुंदरकांड का पाठ करें। अगर सुंदरकांड पाठ करने का टाइम नहीं मिलता हो किसी को, तो 11 हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। इन दोनों ही उपायों से उसको आत्मविश्वास मिलता है। क्योंकि हनुमान जी को भी अगर आत्मविश्वास, आत्मबल मिला है, तो वो केवल और केवल जो सुंदरकांड है ना, उसी के अंदर पूरा मिला है। सारी शक्तियों का स्मरण सुंदरकांड में हनुमान जी को मिला है। तो सुंदरकांड का पाठ करें और आराम से हनुमान जी की सेवा फिर और कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं हो जाती, अगर हनुमान जी का ये उपाय कर लेते हैं तो। अच्छा, आजकल जो सबसे ज़्यादा करंट न्यूज़ जो चल रही है कि मैरिजेस नहीं चल पा रही है या घर में कलेश हो रहा है, तो ऐसे में आप हमारे दर्शकों को कोई उपाय बताइए? जैसे कि देखो, मैंने पहले ही बताया था, मैरिज नहीं चलने का कारण तो वही समय पे विवाह नहीं होना हुँ, और एक मनी प्रॉब्लम भी होती है, हुँ, ठीक है ना? क्योंकि पैसा भी गृहस्थ जीवन के अंदर बहुत अच्छे से काम करता है। अगर पैसा नहीं है, तो चाहे कितनी अच्छी लव लाइफ हो, तो वो हुँ, प्यार से तो दुनिया नहीं चलेगी ना, बिल्कुल। पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि अच्छे समय पे विवाह करें, अगर विवाह सही समय पे नहीं हुआ हो, तो उसका परिहार करवाएँ, हुँ, ठीक है ना? अगर कोई गलत पार्टनर मिल गया हो, तो उसका भी परिहार करवाएँ, सबसे बेस्ट ये है। और बाकी भगवान शिव की और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, तो सब कामों को सफलता दिलाते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए सबसे अच्छा यही है। अच्छा पंडित जी, आजकल लोगों को बुरी नज़र का बहुत संकोच रहता है कि बुरी नज़र लग रही है हमें, तो इसका कोई उपाय है या इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बुरी जो नज़र जो लगती है ना, वो लगना संभव है। क्योंकि जब धीरे-धीरे आदमी सफलता को प्राप्त करता है, तो बुरी नज़र लगती है। तो अपने यहाँ पर जो अपने इष्ट देव होते हैं या फिर कर्म से रिलेटेड जो देवता होते हैं, अगर किसी व्यापार से रिलेटेड देखा जाए तो भगवान शिव है या फिर भगवान विष्णु है या फिर जो भी जिसके इष्ट देव है, उसका वर्ष भी एक बार पूजन अर्चन करवाना चाहिए पंडित जी को बुला करके, क्योंकि उसके अंदर हम एक मंत्र का प्रयोग करते हैं। हुँ, मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा हुँ, शत्रुनाम बुद्धिनाशाय मित्राणाम उद्योत भव। हुँ, इसका अर्थ ये है कि जो शत्रु होता है ना, उनकी तो बुद्धि का परिवर्तन हो और जो मित्र हैं वो हमारे उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहे और जो मंत्र ब्राह्मणों ने, पंडितों ने बोला है ना, वो सफल हो और जो मनोकामना है वो भी सफल हो हमारी। इस मंत्र से और ऐसे आशीर्वाद देने से सारे कर्म सफल होते हैं और बुरी नज़रें जो होती है या फिर असफलताएँ जहाँ मिल रही होती है, वो सब समाप्त हो जाती है। ये अच्छा, जो अक्सर हम एक चीज़ सुनते हैं कि जब शनि हमारी कुंडली में बैठ जाता है, तो बहुत ज़्यादा विनाश होता है या बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें होती हैं हमारे साथ में, तो ऐसा कुछ है? अगर शनि की ही पर्सनल बात करते हैं कि शनि विनाश कर देता है, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, देखिए, शनि की दशा से पहले बृहस्पति की दशा थी और बृहस्पति की दशा में क्या होता है, व्यक्ति को हर एक तरीके से मार्ग मिलता है क्योंकि गुरु है ना, वो मार्ग दिखाते हैं, ठीक है? और जो शनि है, वो कर्मों का फल देते हैं। हुँ, अगर शनि ने कर्मों का फल दिया, तो आपने बृहस्पति की दशा में अगर आपने जो कार्य नहीं किए ना, हुँ। उन सब कर्मों का फल आपको शनि ही देगा। तो शनि कभी किसी के साथ में बुरा नहीं करते हैं। न्याय के देवता है और न्याय ही करते आए हैं और न्याय ही करेंगे।
तो शनि किसी के लिए बुरे नहीं हुए, किसी कुंडली में चाहे किसी भी भाव में बैठते हो, सबका भला ही करेंगे। लेकिन अच्छे कर्म करना चाहिए और प्रारब्ध का फल तो केवल शनि ही देंगे। पंडित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और बहुत सारी रेमेडीज, बहुत सारे उपाय जो आपने हमारे दर्शकों को दिए, उनसे आई होप कि बहुत लोगों को मदद मिलेगी, बहुत लोग उन्हें करके जिन चीजों का समाधान ढूंढ रहे थे उन्हें मिलेगा। बाकी आप देखते रहिए जेवीएम बैठक, हर हफ्ते नए पर्सपेक्टिव के साथ।